नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय देसाई। 10वीं के सभी छात्रों का मैं मेरे चैनल ज्ञानदीप एकेडमी 87 में स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है लगातार एक एक लेसन जो है उसे देख रहे हैं। और आज हम लोग जो है वो 5वां लेसन जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ को देखने वाले हैं। ठीक है। और इसे लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है विनय शर्मा जी। ठीक है, क्या नाम है? विनय शर्मा। ठीक है, थोड़ा सा उनका परिचय कर लेते हैं। इनका जन्म जो है 1973 में उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है। और विनय शर्मा अधिकांश उनके जो लेखन है अनुभवों पर आधारित रहे हैं और उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रही है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। तो इनका जो बिल्कुल फेवरेट जो उनकी मतलब विधा है, वो विधा है यात्रा वर्णन। ठीक है। यात्रा वर्णन का मतलब आप लोगों को पता है कि जब कभी कोई व्यक्ति यात्रा के लिए सैर के लिए जब हम लोग जाते हैं, उस वक्त जो वर्णन किया जाता है वो होता है यात्रा वर्णन। बराबर ना। हम यात्रा के लिए कहीं बाहर जाते हैं, घूमने के लिए, सैर के लिए, बराबर ना, पिकनिक के लिए, तो उसके बारे में हम जो लिखते हैं और ये जो विधा है, इस प्रकार की लिखने की जो विधा है वो यात्रा वर्णन के रूप में आती है। उसके अंदर वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विनय शर्मा जी हैं वो गोवा गए हैं और गोवा जाने के बाद वहाँ का जो दृश्य है, उस दृश्य के बारे में हमें क्या बता रहे हैं, वहाँ की जो जानकारी है, वहाँ की जो आबो हवा है, उसके बारे में हमें क्या बता रहे हैं, वो इस पाठ के माध्यम से हमें देखना है। पेज नंबर 18 पर आ जाइए। ठीक है। और गोवा जो है इसके बारे में आप लोगों को पता है। गोवा का बीच, वहाँ का समुंदर, तटीय किनारा, ये बिल्कुल जो है अपने भारतवर्ष के या फिर महाराष्ट्र के लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। बराबर ना। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ये एक मतलब बिल्कुल प्रेक्षणीय स्थल है। बराबर। और आप लोगों को पता है कि गोवा ये हमारे भारत का सबसे छोटा सा क्या है, स्टेट है, छोटा सा एक राज्य है, जहाँ पर केवल 2 जिले हैं, जिनका जिक्र यहाँ पर थोड़ा सा आया है, वो भी हम लोग देख लेंगे। और गोवा जो है, गोवा की राजधानी भी आप लोगों को पता है, क्या है गोवा की राजधानी? पणजी। ठीक है। और गोवा जो है वो मांडवी नदी के किनारे पर, मतलब ये जो स्थान है वो वहाँ पर स्थित है, या फिर वहाँ की जो प्रमुख नदी है वो मांडवी नदी है। बराबर। और गोवा में प्रमुख जो बोली जाने वाली भाषा है वो 2 है। एक कोंकणी, कोंकणी भाषा, और एक जो है वो मराठी। ठीक है। और हमारे महाराष्ट्र में जो कोंकणी या फिर कोकणा, ये जो भाषा जो है बोली जाती है वो अलग है, या फिर कोकण किनारा जो है या फिर ये जो एरिया जो है वो अलग प्रकार का है। और उनकी जो भाषा है ये कोंकणी, ये बहुत ही मतलब हमारे महाराष्ट्र की भाषा से बहुत ही अलग है, क्योंकि हमारे साथ एक टीचर थे, उनकी भाषा जो है वो गोवा से थे, उनकी मतलब वो प्रमुख गोवा के हैं और अपने महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए हैं, वही रहते हैं, उनके माता पिता वगैरह। ठीक है। तो उनकी जो भाषा है जब मैंने सुनी, तो बिल्कुल अलग है। ठीक है। चलो, तो हम लोग देखेंगे गोवा, और गोवा स्टेट जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आप लोगों को पता है कि जो गोवा है, गोवा मुक्ति संग्राम, इस प्रकार से आपने सुना होगा, क्योंकि गोवा जो है वो पुर्तगालियों के हाथ में था। बराबर ना। पुर्तगाली लोग जो है उनके चंगुल में बहुत सारे साल जो है वो रहा है। लगभग 450 साल, 450 साल जो है वो उनके हाथ में था, उनके कब्जे में था। किसके? पुर्तगालियों के। बराबर ना। क्योंकि हमारा भारत जो है कब आज़ाद हुआ? 1947 को, 15 अगस्त 1947। लेकिन तब भी गोवा जो है उनके हाथ में ही था। और वो लोग मान रहे थे कि ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और ये बात आप लोगों को भी ठीक से पता है कि पुर्तगाल कहाँ है, बराबर, और भारत कहाँ है। इतनी दूरी पर वो प्रदेश का वहाँ से उठा के लाए थे क्या वो? बिल्कुल नहीं। बराबर ना। तो इसलिए
और जब हमें आज़ादी मिली और उसके बाद और हमारा देश जो है उसे संवारने में हमें कुछ समय लगा, जैसे कि कुछ ऐसे मामले हुए अपने अपने देश को मतलब बिल्कुल सही ढंग से उसे बनाने में, जैसे कि जम्मू कश्मीर की बात है, जूनागढ़ की बात है, ये जो संस्थान थे बराबर। और साउथ का मतलब वो जो एरिया है, साउथ के एरिया में उस एरिया को अपने इसमें लाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए। और उसके बाद ये 1961 की बात है, ऑपरेशन विजय चलाया गया। हाँ, ऑपरेशन विजय जो है अपने इस गोवा को अपने भारत का मतलब अभिन्न अंग बनाने के लिए जो प्रयास किया गया, उसमें मतलब बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को, बराबर ना। और ऐसे में एक ऑपरेशन चलाया जाता है और उस ऑपरेशन का नाम था विजय, बराबर ना। और इस प्रकार से ये गोवा जो है 1961 में अपने देश का अभिन्न हिस्सा बन गया। पुर्तगाली लोग जो है यहाँ से चले गए, ठीक है। और उस वक्त ये केवल एक केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था, बराबर। और उसके बाद जो है मुझे लगता है 1981 में इसे स्टेट का दर्जा जो है, राज्य का दर्जा जो है वो मिलता है। नहीं, ये 1947 में, सॉरी, 1987, 1987 में इसे ये जो गोवा है, इस गोवा को एक राज्य का दर्जा जो है, स्टेट का दर्जा जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके पीछे कुछ कारण थे, और इसीलिए बिल्कुल एक छोटा सा जो स्टेट है वो हमारे भारत में ये गोवा जो है वो है। चलो हम लोग अभी देखेंगे उस एक पंक्ति को। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, बराबर ना। हो भी क्यों ना, यदि यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक जो है खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। और आप लोगों को भी पता है कि गोवा जो नाम है या फिर गोवा जो है, ये किसको पता नहीं है, सबको पता है। गोवा जो है वहाँ उसकी मतलब वहाँ का जो आकर्षण है, वहाँ की जो आबो हवा है, आबो हवा मतलब कि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो वातावरण है, और वहाँ की जो जीवन शैली है, वो बिल्कुल हमें खींच लेती है। और देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर, इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, अर्थात क्या, विनय शर्मा जो है खुद अपने बारे में जो यात्रा वर्णन है वहाँ लिखते समय वो बता रहे कि वो अपने परिवार के साथ इंदौर मतलब एमपी में, इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साड़ू, मतलब वही एक स्थान का नाम है, खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। साड़ू मतलब क्या कि लेखक की जो पत्नी है, उनकी जो बहन है, उस के जो पति है, उस बहन के जो पति है, वो उनका परिवार और लेखक का परिवार जो है वो दोनों जो है सपरिवार शामिल होते हैं। और 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी, मडगांव मतलब वहाँ का जो स्थान है, मशहूर स्थान है, क्योंकि मैं भी इस मतलब गोवा एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन में बैठा हूँ, क्योंकि मैं वेंगुर्ला जो सावंतवाड़ी के पास है वहाँ जब जा रहा था, उस वक्त जो है ट्रेन में बैठ के सावंतवाड़ी जो है वहाँ पर मैं उतरा था, ठीक है। चलो, तो मडगांव रुकी तो सुबह का उजास, उजास मतलब उजियाला, सुबह का जो उजियाला है वो हो गया था। और एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। और इस प्रकार से वहाँ जब वो जाते हैं उजियाला हो जाता है और उनका जो ध्यान है वो किसी टैक्सी की आवाज़ से, उनके हॉर्न की आवाज़ से उनकी तरफ जाता है और बिल्कुल वो टैक्सी में बैठ जाते हैं और पतली सड़क पर उनकी जो टैक्सी है वो दौड़ पड़ती है। पतली सड़क मतलब क्या कि ये जो एरिया है, कोकण का एरिया है, वहाँ की सड़कें जो है मूल रूप से छोटी सड़कें हैं। उसके पीछे कारण ये है कि पहाड़ी एरिया है, दूसरी बात बहुत सारे पेड़ पौधे होने के कारण रास्ता जो है वो छोटा है, ठीक
ठीक है। और मतलब हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जो सड़क है उनकी बात कर रहा हूँ। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान जो है वो मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन है। हाँ, उससे निजात पाने का मतलब मुक्ति पाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है पर्यटन। और ये बिल्कुल बात सच है कि जब हम लोग हर रोज़ काम में व्यस्त होते हैं, हर रोज़ हम थक जाते हैं, हाँ, अपने मन से शरीर से थक जाते हैं, उब जाते हैं, उस वक्त ज़रूरी है कि हम किसी यात्रा के लिए जाए। और यात्रा के लिए मूल रूप से इसलिए हम लोग जाते हैं कि वहाँ जाके मन प्रसन्न हो, तरोताज़ा हो, फ्रेश हो जाए हम लोग, इसलिए हम लोग यात्रा के लिए जाते हैं। और यहाँ पर भी लेखक के साथ ऐसा ही हुआ है। और बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है, बिल्कुल सही, तथा शरीर को कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, विश्रांति मिल जाती है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित मडगांव से दूर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा बेनालियन के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। हाँ, रिसोर्ट आप लोगों को पता है, जहाँ हम लोग होटल है रहने के लिए, जहाँ आश्रय पाने के लिए हम रुकते हैं, वो रिसोर्ट जो है, यह रिसोर्ट हमने पहले से क्या कर लिया था, बुक कर लिया था। क्योंकि बुक करना पड़ता है भाई, अगर ज़्यादा वहाँ यातायात और मतलब ज़्यादा लोगों की भीड़ हो, पहले से बुकिंग हो और रहने के लिए जगह नहीं मिली तो फिर आपको पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति हम हम आराम करने के इरादे से अपने स्वीट में चले गए। और इस प्रकार से औपचारिक खाना पूर्ति जो है, खाना पूर्ति मतलब जो पहले से बुक किया हुआ है, वहाँ कुछ लिखा मतलब हस्ताक्षर उनके, जो भी कुछ औपचारिकता है, उस पेपर्स जो है लेन देना जो है, लेना देना, वो सारा करने के बाद वो अपने आराम करने के लिए वो वहाँ पर चले जाते हैं। और इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूँ। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, आप लोगों को बताया। और दक्षिण गोवा जिला, 2 जिले जो मैंने बताए, तो उसमें दक्षिण गोवा जिला 1 और उत्तर गोवा जिला, इस प्रकार से ये 2। और इसकी राजधानी है पणजी। राजधानी क्या है, पणजी। और प्रमुख शहर जो है पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे पर क्या है, स्थित है। यह मतलब पणजी जो शहर है वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, ये बात ध्यान में रखना। यह नदी मतलब वो अरब के समुद्र में जाने वाली है, पूरब की ओर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। और काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। 12 महीने जो है इसमें पानी रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। और समुद्री इलाके में आप लोगों को पता होगा कि इस प्रकार से उमस जो है वो रहती है। उमस मतलब क्या, गर्मी। हवा के झोंके जो है वो ज़्यादा नहीं होते, हवा नहीं चलती, और उस वक्त जो है कड़ी धूप लगती है। लेकिन उसके बाद जो है तथा क्या, हवा में नमी बनी रहती है। हवा में नमी मतलब क्या, जिसे हम मराठी में आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता मतलब क्या, मॉइस्चराइजेशन अंग्रेजी में कहा जाता है उसे, कि हवा में नमी होती है, जो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें जो होती है वो स्थित होती है उसके अंदर। चलो आगे हम लोग देखते हैं। शरीर चिपचिपाता रहता है, मतलब स्वेट निकलता है शरीर से, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। जिस प्रकार से बम्बई में हमारा शरीर जो है बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है, मतलब स्वेट ज़्यादा निकलने लगता है। और ऐसे में वो बता रहे कि मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो है वो हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है, मतलब धूप तो तीखी है, लेकिन यहाँ का हरितिमा से, अभी बम्बई शहर होने के कारण वहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे न होने के कारण वहाँ ज़्यादा धूप लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ हरितिमा से भरपूर है ये क्षेत्र। हरितिमा मतलब क्या, हरियाली से भरा हुआ है वो। क्योंकि मुझे भी पता है, उस एरिया में मैं रहा हूँ 1 साल। वहाँ पर मैं 1 साल वेंगुर्ला जो तहसील है, तालुका है, सिंधुदुर्ग के अंदर आता है वो, और बिल्कुल समुंदर के किनारे पर लगा हुआ है वो, बराबर ना। और इसलिए मुझे पता कि वहाँ किस प्रकार का माहौल, क्योंकि वहाँ से गोवा जो है, गोवा बॉर्डर बिल्कुल
30-35 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। हाँ, और जब मैं बिल्कुल नया गया था वहाँ पर, मेरा कोई मतलब पहचान वाला नहीं था, और मेरे दोस्त का एक दोस्त था, फिर उनको फ़ोन किया मैंने कहाँ रहना है वगैरह सब, उन्होंने फिर मेरे लिए एक होटल जो है वो बुक करवा दिया था। और जैसे ही मैं सुबह जल्दी से उठा तो मुझे ऐसे आवाज़ें आने लगी, मैंने सोचा कि ऐसे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें जो कैसी हो सकती है, किसकी हो सकती है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो आवाज़ हो रही है सुबह सुबह, वो समुंदर की जो लहरें जो है, उन लहरों की आवाज़ थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर जो समुंदर का किनारा है, हाँ, इस तरफ अगर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वहाँ बीच जैसा है, और उस तरफ जहाँ पर बंदरगाह है, क्योंकि ये भी पुराना एक बंदरगाह है। कौन सा? ये वेंगुर्ला बंदरगाह। हाँ, आप लोगों को पता होगा या फिर आप लोगों ने ये सुना है, वहाँ एक पहाड़ी है और वहाँ बड़े बड़े पत्थर वगैरह है, तो वहाँ वो टकराने के कारण उनकी जो आवाज़ें थी। और मुझे बिल्कुल यहाँ जिस प्रकार से लेखक बता रहे, मैं बड़ा मतलब आकर्षित हो गया। मैंने सोचा कि चलो जल्दी जाना पड़ेगा देखने के लिए। और इस प्रकार से जब मैं वहाँ पर मेरे दोस्त का जो दोस्त था, हाँ, उनके साथ जब मैं घूमने के लिए गया, क्योंकि मुझे उतना समुंदर का किनारा या फिर उसके बारे में, समुद्र के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। और वहाँ जाने के बाद फिर कुछ जानकारी अच्छी मिली, मुझे पूछा मैंने कुछ, और वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि कुछ मछलियाँ वहाँ पर मतलब नीचे गिरी हुई थी। वास्तविक रूप से वो मछलियाँ नहीं थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल मछली ही थी। तो मैंने पूछा कि इन लोगों ने ये मछलियाँ फेंक क्यों दी? तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे ये मछलियाँ नहीं, ये समुंदर में रहने वाला सांप है, समुद्री सांप कहते हैं उसे, बड़ा जहरीला होता है। मैं बिल्कुल अवाक हो गया, बाप रे ऐसा भी होता है क्या? तो मैं बिल्कुल वो मछली की जैसा मतलब दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी, मछलियों को पकड़ना भी बड़ा खतरनाक काम होता है। हाँ, जिसके पास अच्छा नॉलेज है वही उसे पकड़ सकता है। और जैसे जैसे मैं फिर वहाँ थोड़ा शिफ्ट हो गया, मतलब वहाँ ठीक से रहने लगा। और मेरे जो छात्र थे, उस वक्त TY BA में वो पढ़ते थे, हिंदी के ही छात्र थे। उसमें से 2 ऐसे थे जो मछुआरे थे। तो कभी कभी वो मछलियाँ ला कर देते थे मुझे। बांगड़ा मछली जो है वहाँ जो बिल्कुल प्रसिद्ध थी। तो वो बोलते थे कि सर जी हमारे साथ आओ, एक आध दिन तुम भी समुद्र के अंदर हैं घूमने के लिए वगैरह वगैरह। तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि उस एरिया को देखने के बाद या फिर पूरा अथाह सागर जो है उसको देखने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं आऊँगा एक आध दिन, लेकिन वो कभी गया नहीं, वापस मैं अपने इधर आ गया। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा अनुभव मैंने आपको बताया। तो चलो कि गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत में समेटे हुए है। हाँ, एक सांस्कृतिक विरासत है उसकी। हाँ, एक विशेष रूप से, हाँ, विरासत में जैसे कि हमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि अपनी बपौती जो है, अपने बाप की संपत्ति जो है, हाँ, बपौती का मतलब अपने पिताजी की संपत्ति, बाप की संपत्ति जो है अपने आप हमें विरासत में मिल जाती है। उसी प्रकार से कुछ बातें जो है, सांस्कृतिक विरासत जो है इस गोवा को मिली हुई है। और यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर, बराबर ना, और आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। हाँ, बेनालियम ये क्या है, उस बीच का नाम है। हाँ, और बीच मतलब आपको पता है कि समुंदर का जो तट होता है, वहाँ का जो घूमने के लिए वहाँ का जो एरिया होता है, रेती वगैरह वगैरह बिल्कुल। हाँ, तो जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे उस वक्त आपको पता चल जाएगा। और बिल्कुल वो शांत है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी, हाँ, उमस और गर्मी के बारे में जिक्र जो है आपको पहले से किया हुआ है, के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी, और हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना क्या था, मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे पाँव
पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी भाग रहा हूँ, हाँ, क्योंकि वीडियो अगर बड़ा बन जाता है तो आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा, और ये इसका विश्लेषण जो है वो उतना करने की आवश्यकता नहीं है। वो उस सीरियल में है, मतलब ये 5वां लेसन है, छठा आगे आने वाला, तो ये सब लेने हैं, इसलिए मुझे ये लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ये पाठ नहीं लेता। मैं केवल कविता ही बनाने वाला था, क्योंकि वो कविताएं जो है वो समझने में समझाने में मतलब थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए ऐसे सोचा था मैंने, लेकिन फिर मेरा जो विचार है वो बदल गया, और मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक पार्ट जो है वो सब क्या करें, पूरे कर दे, इसलिए इसको लेना पड़ रहा है। फिर भी धसे हुए जो पैर हैं, क्योंकि रेती में हम जल्दी नहीं चल पाते, और ऊँट जो है वो जल्दी चलते हैं। आप लोगों को पता है राजस्थान में रेतीले प्रदेश में ऊँट जो है उनको जहाज कहा जाता है, बराबर ना, और वो जो है जल्दी से चलते। और यहाँ पर वही बात है कि धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया, मतलब समुंदर में वो जाते हैं, और इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर घर बनाने में जुट जाते थे। यही क्रम चलता रहा, मतलब बच्चे जो है वो अपने अपने तरीके से खेलने लगे, घर बनाने लगे, लेकिन तो सीधे कहाँ चले गए, समुंदर के अंदर चले गए। हाँ हाँ, वो किनारे पर ही होंगे, क्योंकि अंदर गए तो फिर वो समुंदर गहरा होता है, और आप लोग जानते हैं। मैंने इस बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है, क्योंकि उनका घर गिरता है फिर से बनाते हैं, लहर जो है वो आते आते तक फिर से उनका घर बन जाता है, फिर से वो गिर जाता है। अर्थात क्या है कि हम लोगों के अंदर आशावाद होना चाहिए, आशा होनी चाहिए कि एक बार गिर गया, एक ना एक दिन हम इसे बना ही लेंगे, या फिर एक ना एक बार इसे बना ही लेंगे, इस प्रकार से। चलो, शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मतलब शाम जो है वो और गहरी हो गई, शाम जो है वो थोड़ी और ज़्यादा हो गई, और ऐसे में हम लोग किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नीति है, यह जीवन का क्या है, सत्य भी तो है बिल्कुल। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर क्या हो जाता है, ये बैठ जाते हैं ना, क्योंकि जब हवा जोर से आती है उस वक्त उस हवा को चीर कर जाना इनके लिए संभव नहीं है, फिर वो थक जाते हैं, क्योंकि सागर के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वो उनको बैठने के लिए जगह नहीं होती, तो कभी कभी वो जहाज़ पर बैठ जाते हैं, बराबर। तो ऐसे समय में वो किनारे पर क्या करते हैं, बैठते हैं, बराबर ना। और ये इतने चालाक होते हैं कि समुद्र के अंदर की जो मछलियाँ जो होती है, जब कभी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो उस वक्त उनको पानी के अंदर से अपने पैरों से उठाकर लेके जाती है। मैंने खुद वहाँ इस प्रकार का दृश्य देखा है, बराबर। और इनके साथ आने वाली जो मछलियाँ हैं किनारे के साथ, किनारे पर आने वाली लहरों के साथ, उसे भी क्या करते हैं, पकड़ते हुए उन मछलियों को और अपना शिकार बना लेते हैं, बराबर। और यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है कि मौका मिलते ही वे इन पर क्या करते हैं, झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिलती है। मतलब उन पक्षियों को खाने के लिए वहाँ पर कुत्ते होते हैं, लेकिन बहुत ही कम सफलता उनको मिलती है। कभी कभार उनको उनके चंगुल में वो फंसते हैं, या फिर मिलते वो शिकार। कौन से पक्षियों के शिकार, पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना। यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी मतलब कि जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने के लिए, सैर करने के लिए जो गए हुए लोग हैं, उनके लिए। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, मतलब शाम, सूरज ढलना, सूरज का ढलना, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया चेहरा नज़र आने लगा। जैसे ही ये जो सूरज है वो डूब जाता है, डूब गया, उस वक्त चांदनी जो है, चांदनी मतलब क्या, प्रकाश। चांदनी का मतलब स्टार नहीं है, बात ध्यान में रखना। चांदनी का मतलब होता है चांद की रोशनी, बराबर। और उस रोशनी में मानो कि समुद्र का जो चेहरा है वो नज़र आने लगा। और इस प्रकार का दृश्य वहाँ पर भी देखा था मैंने। जब ये जो सूरज जो है वो जब ढलता है उस वक्त बिल्कुल वो ऐसे लग रहा
मतलब लगता है मानो कि वो पानी में डूब रहा है। अगर वो उस आप अच्छी तरह से पूरे समुंदर की बात, समुंदर के ऊपर से या फिर समुंदर में वो जा रहा है, ऐसा लगता है वो दृश्य, बराबर। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। स्याह मतलब काला, थोड़ा सा काले रंग का देने लगा रात के समय, और बिल्कुल भयावह डरावना सा लगने लगा, दिखने लगा। अगले दिन हमने बस 25 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पूरा करता है, उसके बाद दूसरे वीडियो के और हम चलेंगे। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है। कैसे मिलते हैं घूमने के लिए? बाइक वगैरह किराए पर मिल जाती है, और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमें बस से जाना क्या मुनासिब समझा, क्योंकि उनके साथ ये बच्चे वगैरह थे, परिवार था ना उनका, इसलिए इन्होंने सोचा कि ये नहीं हो सकता। और यहाँ सी फूड जो है, सी फूड मतलब समुंदर से जो मिलने वाले वस्तुएं, मछलियाँ वगैरह, उनसे बनाया जो भोजन है, फूड जो है, वो की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों के लिए क्या है, सुस्वादु भोजन की समस्या से भी 2-4 हाथ होना पड़ता है। 2-4 हाथ होना पड़ता है मतलब यहाँ एक मुहावरा जिसका अर्थ यहाँ पर बताया है कि जूझना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। अगर वो शाकाहारी है तो जो सी फूड खा सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार का मज़ा वो ले सकते हैं भोजन में। चलो, तो काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब ढीली हो ही गई समझ लो। ये भी मुहावरा है जिसका अर्थ यहाँ पर बताया गया अपनी किताब में। जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्चा होना, बराबर ना। जेब ढीली होना मतलब ये आप लोग जानते हो। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट से स्वीट में उपलब्ध किचन में ही जो भोजन करते थे, मतलब उनके यहाँ पर जो पत्र है उनका, जहाँ पर भोजन कौन कौन सा मिलेगा, उनका मेन्यू कार्ड में जो कुछ बातें बताई गई है वहाँ पर, वही हम लोग क्या करते थे, मंगवाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो बढ़ रहा है, इसलिए हम यहाँ मैं रुकता हूँ और तुरंत दूसरा वीडियो जो है वो मैं अपलोड करता हूँ या फिर उसकी शुरुआत करता हूँ, ठीक है। उसे भी आप लोग देख लो ताकि ये जो लेसन है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ सके, ठीक है। धन्यवाद।